Hello everyone. Today we will discuss the next part of chapter sexual reproduction in flowering plants. Today we will discuss about pistils, ovule. Another name of ovule is megasporangium and embryo sac. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमेटोफाइट जिसका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पहले वाले पार्ट में हमने ये देखा था और आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम पिस्टिल कहते हैं और ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप ध्यान से सुनिए और साथ में लिखते जाइए। ये आपको पिस्टिल का एक डायग्राम दिख रहा है। पिस्टिल का ये डायग्राम है, ऊपर वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, इस पार्ट को बोलते हैं स्टाइल और ये जो सराउंडिंग पार्ट है आउटर मोस्ट उसको बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवेरी होता है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट है, जर्नी कैसे कंप्लीट होती है। इफ जिम्नोस्पर्म, इफ गाइनोसियम जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर गाइनोसियम के अंदर इफ गाइनोसियम में कंसिस्ट ए सिंगल पिस्टिल, अगर एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है, अगर गाइनोसियम में एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। अगर पिस्टिल आपस में फ्यूज हैं तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस और अगर पिस्टिल फ्री है तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। और एक पिस्टिल में पिस्टिल का ही दूसरा नाम है कार्पल। पिस्टिल का आप दूसरा नाम कार्पल भी लिख सकते हैं, ये पिस्टिल का दूसरा नाम है। तो ए पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। एक पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। हम देखते हैं 1 बाय 1 ये कैसे फंक्शन करता है। तो अब हम देखते हैं कि स्टिग्मा क्या है और स्टाइल क्या है और ओवेरी क्या है। स्टिग्मा आपको दिख रहा है और स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा जो होता है इट इज़ आप सबसे पहले स्टिग्मा के बारे में लिख लो। स्टिग्मा के बारे में मैं बता देता हूँ। इट इज़ ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर के लैंड करता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर के बैठता है। तो स्टिग्मा क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। वो इसके लिए ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर के बैठता है। अब हम बात करते हैं स्टाइल। डायग्राम से आपको दिख ही रहा है स्टाइल क्या? इट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवेरी। स्टिग्मा और ओवेरी को जोड़ने का काम करता है कौन? स्टाइल। इसे लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर, इट इज लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर which connect stigma to ovary। स्टिग्मा से ओवेरी को जोड़ता है। ये है स्टिग्मा स्टाइल। और अब हम लिख रहे हैं ओवेरी। ओवेरी क्या होता है? इट इज़ बेसल पार्ट। ये एक बेसल पार्ट होता है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट्स में। ओव्यूल क्या होता है? देखो ओव्यूल क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन ओवेरी। इट इज़ प्रेजेंट इन ओवेरी। ये ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके बाद ओव्यूल का डायग्राम देखेंगे और ये बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो अब हम ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। तो हम समझते हैं सबसे पहले ओव्यूल को। देखो ओव्यूल क्या है और उसका डायग्राम भी देखेंगे।
तो ये तो जनरल पिस्टिल का डायग्राम था। अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम आपने पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट। यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम आ गया मतलब ओव्यूल का डेवलपमेंट, और इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम ये कह रहे हैं मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। एनसीईआरटी में अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझें। ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, इसी डायग्राम को मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये इस तरह से बना हुआ है, आप इजी डायग्राम है, और ये इजी डायग्राम बना हुआ है, आप इसको इसी तरह से बना लें। और अब आप इसको देखें, जैसे ये माइक्रोपाइल हैं, ये एम्ब्रियो सेक हैं, और ये इंटीग्यूमेंट्स हैं, आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स हो गया। ये यहाँ पर न्यूसिलस है, और ये यहाँ पर हाइलम हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया। ये सारे ओव्यूल्स का डायग्राम है। ये डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, ओव्यूल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, पर हमारे यहाँ एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल्स का मतलब ये 180 डिग्री सेल्सियस पर 180 डिग्री पर ये अपोजिट बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अब मैं बात कर रहा हूँ ये ओव्यूल्स कैसे अटैच रहता है। तो ओव्यूल इज अटैच, नॉर्मली ओव्यूल इज अटैच, ओव्यूल ओवेरी के प्लेसेंटा से अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं विथ प्लेसेंटा ऑफ ओवेरी। ओव्यूल इज अटैच विथ प्लेसेंटा ऑफ ओवेरी, ओवेरी के प्लेसेंटा से अटैच होता है विथ, और स्टॉक ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड, स्टॉक ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ओवेरी के, जैसे सपोज ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, इससे ये अटैच रहता है ओव्यूल। तो ओव्यूल जिस स्टॉक से अटैच रहता है, तो फ्यूनिकल वो स्टॉक है जिससे ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा ऑफ ओवेरी से। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मली कि हाइलम इज द जंक्शन ऑफ। अब हाइलम क्या होता है? हाइलम इज जंक्शन, हाइलम क्या करता है, इस फ्यूनिकल को ओव्यूल से अटैच करता है। हाइलम इज जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल है और ये जो ओव्यूल है, इन दोनों का जंक्शन है कौन? ये हाइलम। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओव्यूल में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ओव्यूल हैज़ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड, ओव्यूल में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। ओव्यूल में जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है उसको हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट्स बाहर भी होती है, अंदर भी होती है, तो आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इनर इंटीग्यूमेंट्स हो जाएगा। और माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल इज ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो ओपनिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर ओव्यूल का जो ओपनिंग पोर होता है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? चलेजा, यानी अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल, अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल
देयर इज चेलेजा, यहाँ पर चेलेजा प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह से इसमें ये, और न्यूसिलस में क्या होता है, ये न्यूसिलस की सेल्स होती हैं जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। न्यूसिलस इज रिजर्व इज ए मास ऑफ सेल, इज ए मास ऑफ सेल। न्यूसिलस ये देख रहे हैं आप, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है और बहुत सारी सेल्स होती है। यही सेल्स आगे ग्रो करके एम्ब्रियो सेक बनाती है। इज मास ऑफ सेल विद इन द इंटीग्यूमेंट। न्यूसिलस इज ए मास ऑफ सेल विद इन इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब न्यूसिलस में रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है, और इसी के अंदर एक लाइन लिख देता हूँ मैं, एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट, एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट इन न्यूसिलस। न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है। और इस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर इसका देख लिया। तो हम एक बार, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये हमारा फंक्शनल एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल के अंदर ये न्यूसिलस है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक इज़ फीमेल गेमिटोफाइट। एम्ब्रियो सेक जो होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, एम्ब्रियो सेक इज़ फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट। और एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है उसका डायग्राम मैं आपको भी बना के बताता हूँ। तो हमने देखा कि जो ओव्यूल कैसे बनता है कि स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी एक पिस्टिल है, और पिस्टिल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल अलग अलग टाइप्स के होते हैं पोजीशन के बेसिस पर, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल को पढ़ रहे हैं। इस एनाट्रोपस ओव्यूल्स का डायग्राम देखा, जिसके अंदर फ्यूनिकल होता है, हाइलम होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है, इंटीग्यूमेंट्स होता है, एम्ब्रियो सेक होता है, न्यूसिलस होता है, चेलेजा होता है। ये एक नॉर्मल ओव्यूल का डायग्राम हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जब मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, और वो मेगास्पोर आगे जा कर के एम्ब्रियो सेक बनाएगा। और फीमेल गैमेटोफाइट विच डेवलप फ्रॉम जो एम्ब्रियो सेक है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और जो किससे बनता है, विच डेवलप फ्रॉम, आप कह सकते हैं मेगास्पोर। ठीक है, अब ये कैसे डेवलप होता है मैं इसको इसी तरह से बताता हूँ। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, आप 2 बार प्रैक्टिस कर लें डायग्राम की, और उसके बाद आप बोर्ड में 3 मार्क्स का डायग्राम आया था लास्ट ईयर 2 साल पहले जो बोर्ड का एग्जाम था, बोर्ड 2020 के अंदर, सीबीएसई बोर्ड 2020 में ये डायग्राम पूछा गया है ओव्यूल्स का, ओनली डायग्राम बनाना है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगास्पोर का जेनेसिस होना, जेनेसिस का मतलब बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, तो बड़े ध्यान से देखना, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मेगास्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from the megaspore mother cell, from the megaspore mother cell, मेगास्पोर मदर सेल से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। मेगास्पोर मदर सेल्स इसी से बनती है, न्यूसिलस में से एक सेल्स होती है जिसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब जनरली ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, जनरली
कैसे बनता है? एक सिंगल जो एमएमसी है, यहाँ पर एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल है, ये अंडरस्टूड है। और डिफरेंशिएट एंड ऑफ न्यूसिलस, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल ऑफ न्यूसिलस डिफरेंशिएट एंड फॉर्म मेगास्पोर, इससे मेगास्पोर बन जाता है। अब ये मेगास्पोर जो बन रहा है, इसमें कैसे माइटोसिस होता है हम इन्हें देख रहे हैं। इन्हें मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मोस्टली इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्टली, बहुत सारे मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, one of the megaspore is functional and remaining 3 degenerate। देखो मैं आपको बताता हूँ, remaining 3 degenerate। मेगास्पोर जब हम ये कह रहे थे, जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने पढ़ा था, तो एक साथ 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसमें से चारों माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। बट मेगास्पोर में उल्टा होता है, 4 मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। एक ही मेगास्पोर आगे जाकर के क्या बनाता है, एक ही मेगास्पोर आगे जाकर के एम्ब्रियोसेक बनाएगा। एक ही मेगास्पोर फंक्शनल में होता है, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। ओनली ए फंक्शनल मेगास्पोर develop into only a functional megaspore develop into embryo sac. This is called monosporic development. This is called मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। तो हम ये कह रहे थे कि ये हम समझ रहे हैं, सबसे पहले जैसे मैं कह रहा था, ये मान लो एक मेगास्पोर है और ये मेगास्पोर माइटोसिस करेगी, माइटोसिस करके जब ये मेगास्पोर माइटोसिस करेगी तो इसके अंदर 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर ये वापस माइटोसिस सेकंड करेगी तो इसके अंदर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और फिर वापस ये जब वापस इसमें माइटोसिस 3 होगा, देखिए आप, जब इसमें माइटोसिस 3 होगा तो क्या होगा, ये माइटोसिस 3 देख लीजिए आप, तो 8 इसमें से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फाइनली जब ये मैच्योर जब ये होगी तब ये कैसे बन जाएगी, इससे डेवलपमेंट हो जाएगा। एक ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सेक। ये बन गई मैच्योर एम्ब्रियो सेक। और मैच्योर एम्ब्रियो सेक कैसे बनती है मैं इसको आपको समझाता हूँ। एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, देखो यही मैच्योर एम्ब्रियो सेक मैं यहाँ ले रहा हूँ। ये देखिए, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल, और ये
2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये एग हैं, और साथ में ये सिनर्जिड है, ये साथ में सिनर्जिड है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस थे, ये डेवलप होकर के एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में क्या होता है आप देखिए। एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में, ए मैच्योर एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट 7 cells 8 न्यूक्लियस। एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्स होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हो गई, न्यूक्लियस 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख लीजिए एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस है। तो ये हम ये कह रहे थे। तो जनरली हमने ये पढ़ा आज कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल्स में जब आगे जाके डेवलपमेंट होता है तो 4 मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं, लेकिन मेगास्पोर टेट्राड में हम ये कह रहे थे 3 मेगास्पोर डीजनरेट होते हैं, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। वो एक मेगास्पोर आगे जा कर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है। क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेगास्पोर का जब डेवलपमेंट हो गया है तो हमने ये देख लिया मेगास्पोर इज़ फीमेल, मेगास्पोर रिप्रेजेंट, ये एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया है और एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट फीमेल गेमिटोफाइट। तो अब आप देख लीजिए मेल गेमिटोफाइट तो आपने पढ़ लिया, फीमेल गेमिटोफाइट भी हमने पढ़ लिया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देखा कैसे मेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। वो माइक्रोस्पोर टेट्राड ग्रो करके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स में डेवलप माइक्रोस्पोर बनाएंगे और आगे जा करके पोलन ग्रेन बनता है, वो आपने देख लिया। या हम ये कह रहे हैं न्यूसिलस के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उसमें मियोसिस होगा, तो मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। और 4 मेगास्पोर बनते हैं, बट 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है। वो मेगास्पोर डेवलप होकर के एक बार माइटोसिस करेगा, 2 बार माइटोसिस करेगा, 3 बार माइटोसिस करेगा और इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। ये जिसको हम एम्ब्रियो सेक कह रहे हैं और ये फीमेल गेमिटोफाइट है। अब हमारे सामने मेल गेमिटोफाइट तैयार है, फीमेल गेमिटोफाइट तैयार है और उसको हम क्या बोलते हैं, मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट हो गया। अब हमें करवाना है फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले हम ये कह रहे हैं कि उसके पास पोलन ग्रेन आना चाहिए। तो पोलन ग्रेन को कौन लेके आए, तो पोलन ग्रेन को जो उड़ कर के आता है या वाटर से आता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक देखते हैं, पोलिनेशन। क्या देखते हैं, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन को भी अच्छी तरह से समझते हैं और इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके पोलिनेशन। अब मैं आज आपको बताता हूँ व्हाट इज़ पोलिनेशन। इजी है और आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। अब मैं कह रहा था पोलिनेशन की एक प्रोसेस होगी। क्या होगी, पोलिनेशन की एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है पोलिनेशन। किसी ना किसी एजेंसी से हो सकता है। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन जो है 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं इट हैज़ 2 टाइप्स। पोलिनेशन को हम ऐसे समझते हैं, बड़े ध्यान से देखना। पोलिनेशन 2 टाइप्स का है आपका, एक है सेल्फ पोलिनेशन और एक है हमारा
क्रॉस पोलिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है हम समझते हैं अच्छी तरह से, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। और सेल्फ पोलिनेशन वापस 2 टाइप्स का हो गया, ऑटोगेमी और जियोटोनोगेमी। जियोटोनोगेमी एंड क्रॉस पोलिनेशन एक ही टाइप का होता है, जेनोगेमी। तो हम मोस्टली ये कह रहे हैं कि पोलिनेशन 3 टाइप्स का हो गया, ऑटोगेमी, जियोटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। अब हम समझते हैं कि ये ऑटोगेमी क्या होता है, जियोटोनोगेमी क्या होता है और जेनोगेमी क्या होता है। आप मेरे साथ लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और आप चीज़ों को समझें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं कह रहा था कि क्या होता है ऑटोगेमी, क्या होता है ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट भी लिख दीजिए आप, एक ही प्लांट में बट एक ही फ्लावर में हो रहा है, उसको बोलेंगे ऑटोगेमी। अब फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं मोस्टली। इसी ऑटोगेमी में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 टाइप्स के फ्लावर आते हैं। एक ही प्लांट में 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। कुछ ऊपर वाले ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, कुछ नीचे ऐसे फ्लावर्स हैं जो ओपन ही नहीं होते हैं। अब जब ओपन ही नहीं होगा तो उसमें तो किस तरह से पोलिनेशन होता है वो हम देखते हैं। जो फ्लावर ओपन होते हैं या ओपन ही नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। Clistogamous flower means flower which don't open at all. Flower which don't open. अब ये कभी भी ओपन नहीं होंगे, सो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज नॉट देयर। चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, तब जब ओपन नहीं हो रहा तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता। चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो ही नहीं सकता। हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। वियोला एक ऐसा प्लांट है, और हम बात करते हैं ऑक्जेलिस और कोमेलिना, और ये सारा ये वो प्लांट है जिसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आते हैं। और चेस्मोगेमस क्या होता है, इसी प्लांट में चेस्मोगेमस फ्लावर। अब चेस्मोगेमस फ्लावर्स का मतलब ये होता है कि फ्लावर विच आर ओपन एक्सपोज्ड ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एंड एंथर ऑफ एक्सपोज्ड ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, एक्सपोज्ड ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। सो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन इज पॉसिबल। क्रॉस पोलिनेशन इज पॉसिबल, यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल है। तो ऑटोगेमी क्या होता है, मोस्टली इट इज ए सेल्फ पोलिनेशन, यह सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं जियोटोनोगेमी। किसको देखते हैं, जियोटोनोगेमी। इजी है, एक बार आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। और अब मैं आपको कह रहा हूं जियोटोनोगेमी को आप समझिए। जियोटोनोगेमी एक तरह का, ये भी सेल्फ पोलिनेशन भी है, ये कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन भी नहीं है और क्रॉस पोलिनेशन भी नहीं है, ये दोनों के बीच में है। आप बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर अलग अलग है, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, बट सेम प्लांट एक ही है। यहाँ पर फ्लावर चेंज हुआ है बट प्लांट एक ही है। तो अब हम कह सकते हैं फंक्शनली इट इज, तो मैं कह सकता हूँ दिखने में ये कैसा लग रहा है, फंक्शनली इट इज क्रॉस पोलिनेशन, हमें लग रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन हो गया, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन। बट जिन तो सेम है, एक ही प्लांट है ना, तो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन, इसमें जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो ये हमारा ऑटोगेमी हो गया, जियोटोनोगेमी हो गया, और हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। किसकी बात करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। क्रॉस पोलिनेशन नाम से पता चल रहा है। क्रॉस पोलिनेशन में हम कह रहे हैं कि हम जेनोगेमी पढ़ रहे हैं। क्रॉस पोलिनेशन में आप क्या पढ़ोगे? जेनोगेमी को पढ़ रहे हो। तो जेनोगेमी को ही मैं लिख देता हूँ, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन किससे होता है? क्रॉस पोलिनेशन में मुझे क्या लिखना है? जेनोगेमी। ऑटोगेमी हो गया, जियोटोनोगेमी हो गया, और हमारा जेनोगेमी हो गया। जेनोगेमी बड़ा इजी है, ध्यान से देखना। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना आप। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर्स, बड़े ध्यान से देखना, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट हो गया है। तो ये कंप्लीटली क्रॉस पोलिनेशन। तो इट इज क्रॉस पोलिनेशन फंक्शनली इट इज क्रॉस पोलिनेशन, जेनेटिकली इट इज सेम स्पीसीज। तो ये दोनों तरह से हो गया। फंक्शनली it is a cross pollination and genetically it is cross pollination of same species. Functionally it is cross pollination and genetically it is cross pollination of same species। ये दोनों एक जैसा हो गया। तो ठीक है, हमने तीन पोलिनेशन को पढ़ा है। 3 टाइप्स का होता है पोलिनेशन, ऑटोगेमी, जियोटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन करवाता कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन को भी हम समझ लेते हैं कि पोलिनेशन कौन करवाता है। तो पोलिनेशन कौन करवाता है, बड़े ध्यान से देखना। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन जो करवाने वाले हैं वो एजेंट्स 2 हैं। एक तो है हमारा एबायोटिक, एक है हमारा बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट्स। अब एबायोटिक में आप कह सकते हो कि वाटर से हो सकता है, विंड से हो सकता है। जबकि बायोटिक कौन करवाता है? इंसेक्ट करवा सकता है, एनिमल से हो सकता है, हनी बी से हो सकता है, और एनिमल से भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप्स के फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब हवा से उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स हैं, वाटर में जाने वाले पोलन ग्रेन्स हैं,
और कोई सपोज एनिमल्स के थ्रू अगर जाने वाले पोलन ग्रेन्स हैं तो अलग अलग टाइप्स के होंगे। हनी भी अलग टाइप्स के पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करेगी और उसको पोलिनेशन करेगी। तो हम देखते हैं कि उनकी कैसी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर विंड पोलिनेशन करना है तो क्या होगा, देखो अगर विंड पोलिनेशन होगा तो विंड पोलिनेशन हवा से जाने वाले हैं, तो इसका मतलब ऐसे पोलन ग्रेन बिल्कुल लाइट होंगे। तो ऐसे पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, लाइट पोलन ग्रेन, लाइट एंड नॉन स्टिकी टाइप के होते हैं। अगर वो चिपकने वाले होंगे तो हवा से जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे पोलन ग्रेन लाइट होंगे और नॉन स्टिकी होंगे और एंथर वेल एक्सपोज्ड होगा। दूसरा, एंथर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, नहीं तो एयर से फिर पोलन ग्रेन वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। स्टिग्मा लार्ज एंड फीदर होना चाहिए, स्टिग्मा शुड बी लार्ज, स्टिग्मा लार्ज एंड फेदर्स, स्टिग्मा लार्ज होती है ताकि आराम से एयर से जाने वाला पोलन ग्रेन्स वहाँ जाके बैठ जाए। फ्लावर्स में 1 ओव्यूल्स होता है, फ्लावर कंटेंट 1 ओव्यूल। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोस्टली कॉटन हो गया, डेट पाम हो गया, एग्जाम्पल्स आपको पूछ सकते हैं। तो ये विंड पोलिनेशन ऐसे प्लांट में होता है, कॉटन से या डेट पाम्स में। अब हम देखते हैं कि वाटर पोलिनेशन किस में होता है। वाटर पोलिनेशन मोस्टली किस में होगा, तो अब देखते हैं वाटर पोलिनेशंस। और वाटर पोलिनेशंस मोस्टली वाटर पोलिनेशन, और वाटर पोलिनेशंस में हम ये कह रहे हैं जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन अब वाटर करंट से जा रहे हैं तो कहीं डैमेज भी हो सकते हैं। पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड बाई पोलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रोटेक्टेड होंगे किससे, म्यूसिलेज की लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं। म्यूसिलेजियस लेयर, इस म्यूसिलेज की लेयर से प्रोटेक्ट होंगे ताकि इसको एयर, इसको वाटर, इसको डैमेज ना कर सके। और फ्रेश वाटर में जैसे होता है तो फ्रेश वाटर में जो होता है पोलिनेशन, प्लांट्स कौन कौन से, फ्रेश वाटर प्लांट्स कौन कौन से हैं, वेलिसनेरिया और क्या बोल सकते हैं, वेलिसनेरिया हाइड्रिला, ये सारे प्लांट जो हैं ये मोस्टली। और जैसे एग्जांपल्स करें तो ब्रायोफाइटा, एल्गी, और भी बात करें अपन तो टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब हम ये बात करना चाह रहे हैं, ये प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वाटर, पोलन ग्रेन, ताकि आधे पोलन ग्रेन्स डैमेज भी हो जाएं तो भी काम चल जाए। हाँ, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, अब दो ऐसे प्लांट्स हैं वाटर हाइसिंथ, बड़े ध्यान से देखना, जो वाटर में तो रहते हैं बट अबाउ द वाटर होते हैं, तो उनमें फिर पोलिनेशन वाटर से नहीं होगा। देखो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, जो वाटर लिली प्लांट्स होते हैं, द फ्लावर्स आर अबाउ द वाटर,
So pollination is done by insect or wind. अब ये जो वाटर हाइसिंथ प्लांट है तो ये वो एक्वेटिक प्लांट्स, बट ये वाटर का लेवल से ऊपर होता है फ्लावर्स, तो फिर इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इसके अंदर वाटर से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, इंसेक्ट इसी से हो जाएगा, इंसेक्ट से या एयर से ही हो जाएगा, इस इंसेक्ट और विंड से। तो ये था। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसा होना चाहिए, अब हम देखते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो दो तो हो गया है हमारा, एक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं हमने, सबसे पहले पढ़ लिया था इसका विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशंस में से कैसे होता है, अलग अलग एजेंसी से अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग टाइप से डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप से पॉलिनेशन होता है। पर हम समझते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसा होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन, अब इंसेक्ट पॉलिनेशन है तो इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे काम करता है, इसको बड़े ध्यान से देखना। लार्ज फ्लावर होता है, अब देखो इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा तो लार्ज फ्लावर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, इसके अंदर फ्रेगरेंस भी होनी चाहिए, ताकि फ्रेगरेंस होनी चाहिए ताकि ये आराम से, और स्टिकी होना चाहिए ताकि ये आराम से स्टिकी एंड नेक्टर होना चाहिए ताकि इंसेक्ट इसके पास आ सके। अब हम कह रहे हैं, एक नोट लगा देता हूँ भाई, इंसेक्ट से भी हो सकता है पॉलिनेशन, वाटर से भी हो रहा है, एयर विंड से भी हो रहा है, बट इन सब में जो एक डोमिनेंट फेज है, सबसे ज़्यादा जो चांस हैं पॉलिनेशन का, वो इंसेक्ट का से होता है, और इंसेक्ट में भी हनी बी से होता है। तो मैं कहूँगा कि अमोंग द एनिमल्स इंसेक्ट bees are the dominant. Bees are the dominant biotic pollinating agent. Biotic pollinating agent. बी का ही सबसे ज़्यादा चांस है कि बी ही सबसे ज़्यादा करती है, बी से सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होता है। और तो हमने इस तरह से एक चीज़ और अब देखना चाह रहे थे, नेक्टर एंड एडाइबल पोलन ग्रेन्स एज फूड। तो नेक्टर इसमें क्या होता है, नेक्टर एंड एडाइबल ऑयल, जो एडाइबल ऑयल्स होते हैं, एडाइबल्स पोलन ग्रेन क्या करते हैं, एज फूड एंड प्रोवाइड पोलन ग्रेन्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनके एग इसी में डेवलप होते हैं, इसी फ्लावर्स के अंदर फॉर लेइंग एग, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं हमारा एमोर्फलस या यूका प्लांट, और इसके अंदर एमोर्फलस ठीक है। तो आज हमने स्टूडेंट्स देखा है कि सबसे पहले हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी का डेवलपमेंट कैसा होता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसा होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक कैसे दिखती है वो हमने पढ़ा,
और उसके बाद हमने पोलिनेशन को भी समझा, और पोलिनेशन में हमने देखा कि ऑटोगेमी, जियोटोनोगेमी एंड जेनेटोगेमी 3 टाइप्स के पोलिनेशंस को हमने समझा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं नेचर में प्रेजेंट होते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को डिक्रीज करती है और क्रॉस पोलिनेशन के चांस को बढ़ाती है, कि नेचर में ही ऐसा फिनोमिना है कि क्रॉस पोलिनेशन बढ़े। उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही डिस्कस करते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप नोट्स लिखते हुए आप वीडियो को सुने, ताकि आप बोर्ड के लिए ये सारे नोट्स आपके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव नाइस डे।